हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अर्नब और स्वागत है आपका रेलवे टॉकीज में। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग अभी तक सोच रहे थे कि हमारा पे कमीशन जो है लगभग 2 साल लग जाएगा, 2028 से पहले लागू नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे 2 बड़े बड़े ऐसे अपडेट्स आ रहे हैं जिससे ये साफ साफ पता चल रहा है कि हमारा पे कमीशन 2027 में ही लागू हो सकता है। और ये दोनों ही जो अपडेट्स हैं दोस्तों ऑफिशियल हैं, जिसमें कि एक तो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस के द्वारा जारी किया गया लेटर है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा 20 अप्रैल 2027 को, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और दूसरी जो आप जानते हैं कि दोस्तों AINPS के प्रेसिडेंट डॉक्टर मंजीत पटेल, इन्होंने हाल ही में बयान दिया है, क्योंकि 24 अप्रैल को आपको पता है देहरादून में क्रूशियल मीटिंग होनी है। ये मीटिंग ऑफिशियल मीटिंग है, इसमें जितने भी NCJCM के मेंबर्स हैं और ऑफिशियल्स हैं 8 CPC के आयोग के, वो मिलके बैठक करेंगे। तो जस्ट 24 अप्रैल से पहले ये अपडेट आई है उनके तरफ से, और उन्होंने पूरा खुलासा किया है कि हाँ क्या टाइमलाइन रहने वाला है और कितनी जल्दी हमारा पे इम्प्लीमेंटेशन, आपके सैलरी में फ़र्क दिख सकता है। तो सबसे पहले चलिए उनके इंटरव्यू को सुनते हैं, और उसके बाद जो हमारा ऑफिशियल लेटर आया हुआ है फाइनेंस मिनिस्ट्री से 20 अप्रैल वाला, उसको हम लोग यहीं पे डिस्कस करेंगे वीडियो में। तो वीडियो अप्रैल से उन्होंने बैठक शुरू कर दी है, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, मतलब दिसंबर के पहले पहले कमेटी अपनी कमीशन अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दे तो 7-8 महीने हैं। तो और बहुत लेट भी करेंगे तो भी ये मतलब जो है 18 महीने का जिस हिसाब से टाइम है, अगर अक्टूबर से कंसिडर करते हैं तो भी वो मार्च अप्रैल 2027 बैठता है जाकर के। तो हम होपफुल हैं कि बिना डिले किए हुए अप्रैल 2027 से पहले, हम तो जनवरी की ही बात कर रहे हैं, लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि अप्रैल 2027 से पहले बढ़े हुए वेतन मिल जाएंगे। फिलहाल कर्मचारियों को कितना बेनिफिट मिलेगा मंजीत जी इससे, और क्या इस मुद्दे पर कर्मचारी यूनियंस के साथ सहमति बन पाई है? कुछ एक है 15-16 पॉइंट है जिसको हम लोग कॉमन एजेंडा कह रहे हैं, jैसे मिनिमम फिटमेंट फैक्टर कितना होना चाहिए, फैमिली यूनिट को लेकर के है कि फैमिली यूनिट अभी तक 3 फैमिली यूनिट को एक परिवार माना जाता रहा है। तो हम लोग उसमें डिमांड कर रहे हैं कि 3 नहीं बल्कि 5 हो, मदर फादर को भी, जो डिपेंडेंट्स हमारे जो पेरेंट्स हैं उनको भी कंसिडर किया जाए इसमें। बिल्कुल। तो फैमिली यूनिट्स है, प्लस एक और जो सबसे इम्पोर्टेंट हम लोगों का मुद्दा है वो ये है कि कोई भारत सरकार का एप्लीकेशन जब भी आता है तो वो सर्कुलर सेंट्रल गवर्नमेंट के इम्प्रेस पर तो सीधा लागू होता है, लेकिन जो प्रशासित राज्य है वो उसे टाइम टू टाइम इंडोर्स करते हैं। मतलब कहीं तो वो टाइम से इंडोर्समेंट हो जाता है, कहीं 5 महीना, 6 महीना, 8 महीना लेट हो जाता है। और जैसे मैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम की बात करूं, 1 अप्रैल 2025 को उसको सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए ओपन किया गया था। तो दिल्ली में उसको इंडोर्स तो जून में कर लिया गया, लेकिन वो पोर्टल कभी ओपन किया ही नहीं गया, तो वो लागू ही नहीं हो पाया। अगर मैं बात करूं, तमाम ऐसी चीजें हैं, जैसे सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडीज की बात करूं कि वहां भी सेंट्रल गवर्नमेंट के ही एम्प्लॉय हैं, लेकिन जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम आई 1 अप्रैल 2025 को, आज तक सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडीज पर लागू नहीं हो पाई। 30 मार्च 2025 को एक डेवलपमेंट हुआ था एनपीएस में, डेथ एंड डिसेबिलिटी के केस में बड़ा डेवलपमेंट था, ओल्ड पेंशन स्कीम का विकल्प खोला गया था, वो आज तक सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडीज पर लागू नहीं हो पाया। तो इसके लिए हम लोग एक जो डिमांड कर रहे हैं वो ये है कि जब भी भारत सरकार का सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए कोई सर्कुलर या कोई नोटिफिकेशन या कोई गजट जारी होता है तो उसमें सरकार ये व्यवस्था करे कि अगर उसी पॉलिसी के तहत सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडीज में कर्मचारी काम कर रहे हैं और यूनियन टेरिटरीज में काम कर रहे हैं, तो वो उनको भी कॉपी टू किया जाए, उनके चीफ सेक्रेटरी, डायरेक्टर्स या उस बोर्ड को या उस मिनिस्ट्री को कॉपी टू किया जाए और लिखा जाए कि ये इस पॉलिसी के तहत काम करने वाले एम्प्लॉइज पर भी लागू होगा। ऐसा करके ये व्यवस्था की जाए, जिसे हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की कहते हैं बात। बिल्कुल। ये एक बड़ी वजह भी है। देखिए, केंद्र शासित, मैं अभी मैंने थोड़े दिन पहले, पिछले हफ्ते मैंने अंडमान निकोबार को विजिट किया। मैं करीब 7-8 दिन अंडमान निकोबार में रहा, तो वहां कर्मचारी संगठन हमसे मिले आकर के, शिक्षक आकर के हमसे मिले। तो वो भी केंद्र शासित प्रदेश है, पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट की रूलिंग उन पर लागू होती है, लेकिन आज तक उन लोगों को सीजीएचएस का लाभ, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट जो हेल्थ स्कीम है, उन टीचर्स को नहीं मिली।
अब सोचिए एक ही डिपार्टमेंट में उसी आईएएस के अंडर में वो लोग भी काम कर रहे हैं, और वहीं पर सेक्शन अफसर एक सेंट्रल गवर्नमेंट का बैठता है सचिवालय में, और वहीं अंडमान निकोबार का कर्मचारी बैठता है। तो एक को सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम मिलती है और दूसरे को नहीं मिलती। अब जबकि दोनों केंद्र के ही रूल पे काम कर रहे हैं। तो इस तरह की एनोमलीज हैं। तो उसके लिए हम लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि एक भारत श्रेष्ठ भारत तभी बनेगा जब इन सभी कर्मचारियों के साथ एक समान व्यवहार भी किया जाए। बिल्कुल। तो वो भी एक हमारी महत्वपूर्ण डिमांड है। एक और डिमांड है जो हम लोगों ने की है कि अगर एक ही मिनिस्ट्री के अंडर में अलग अलग ऑटोनोमस बॉडीज हैं, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में केंद्रीय विद्यालय भी है, नवोदय विद्यालय भी है, और भी विद्यालय हो सकते हैं, या जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, तो इनमें म्यूचुअल ट्रांसफर और स्पाउस बेस पर ट्रांसफर ओपन किए जाए। ये डिमांड इस तरह की रखी है। तो है 16-17 एजेंडा है, करीब करीब जो कॉमन एजेंडा जिसको हम कहते हैं वो हम लोगों ने रखी है इस पर। तो दोस्तों यहाँ पे आपने देखा कि डॉक्टर मंजीत पटेल ने साफ साफ इन मुद्दों पे चर्चा किया कि कब तक आपका 8 CPC का इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा, और इनका जो टाइमलाइन वाला बात है उसको, जो ये लेटर है 20 अप्रैल वाला, ये कहीं ना कहीं एकदम सपोर्ट करता है। आप देख सकते हैं, मैं आपको लेटर की तरफ ले जाता हूँ। पहले दोस्तों ये देखिए, ये 20 अप्रैल 2026 को लेटर जारी किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। ये एक्चुअली लेटर जारी हुआ है फॉर बायपैट्रिएट सेटलमेंट वेज रिवीजन इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स, वेज रिवीजन इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स। इनका जो 12वां बायपैट्रिएट सेटलमेंट था दोस्तों, वो ड्यू था 1 नवंबर 2022 से, मगर उसका गठन लेट से हुआ और 2024 से वो इफेक्ट में आया, और रेट्रोस्पेक्टिवली एरियर देके उसको 22 में, मतलब 24 में पारित हुआ था, 22 में उसको इफेक्ट में लाया गया। मगर इस बार आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सरकार ने सीधा सीधा गाइडलाइन दिया है कि पिछले बार लेट से गठन होने के बावजूद भी यहाँ पे कहा गया है कि 14 महीने में ही ये बायपैट्रिएट सेटलमेंट हो गई थी, कर्मचारियों की सैलरी बढ़ गए थे। मगर इस बार लेट नहीं होना है। अभी आप देख सकते हैं कि 2026 का ही साल चल रहा है और अभी लगभग 8 महीने बचे हुए हैं। अभी से ही बोला गया है कि 12 महीने के अंदर ये बायपैट्रिएट सेटलमेंट का काम खत्म हो जाना चाहिए, और 1/11/2027 जो कि इनका ड्यू डेट है सैलरी डिवीजन का, वो 1/11/2027 से एकदम हो जाना चाहिए। ऐसा कहा गया है किसी यूनियंस के द्वारा नहीं, बल्कि टू ऑल द चेयरमैन एंड MD/CDOs ऑफ नेशनल बैंक्स फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस। तो इनका जब दोस्तों रुख इस टाइप का है कि जो भी वेज सेटलमेंट वाला काम है वो एकदम टाइमली पूरा हो, तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि आपका भी जो 18 महीने का टाइमलाइन है, जो अक्टूबर से अगर आप कैलकुलेट करेंगे दोस्तों 18 महीने, तो वो आपको अप्रैल 2027 में जाके आपका भी वेज डिवीजन होने की पूरी संभावना यहाँ पे लग रही है। तो दोस्तों ये लेटर भी कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव नोट है, पॉजिटिव न्यूज है फॉर ऑल द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ऑल्सो, क्योंकि उनका भी वेज रिवीजन 18 महीने में होना है, जो कि अपना अप्रैल 2027 तक हो जाना चाहिए। आपकी सैलरी में बेनिफिट दिखना स्टार्ट हो जाना चाहिए। तो दोनों ही जो क्लू थे, एक तो AINPS के प्रेसिडेंट डॉक्टर मंजीत पटेल का इंटरव्यू, और दूसरा ये लेटर फॉर ऑल द बायपैट्रिएट सेटलमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स, दोनों ही कहीं ना कहीं इशारा कर रहे हैं कि काम जो है वो तेज़ी से हो रहा है। आपको पता ही है कि अप्रैल, मई, जून ये तीनों ही महीना आपका स्टेट यूटीज़ में 8 CPC का जो भी विजिट है वो होगा। उसके बाद आयोग इस चीज़ पे तय करेगी कि आपका जो फाइनल रिपोर्ट बनेगा वो क्या होगा। तो फाइनल रिपोर्ट आने से जितना जल्दी फाइनल रिपोर्ट आ जाता है उतना ही जल्दी आपका इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे पॉसिबल हो पाएगा दोस्तों। तो आशा करते हैं कि ये अपडेट्स आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आप पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं तो ऐसे ही सारे अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपके साथ।